मैं आपको बता रहा था ब्लॉक हैविंग सेम फ्रिक्शन कोफिशिएंट, एंगल ऑफ रिपोज का यूज सिखा रहा हूँ। एंगल ऑफ रिपोज इज tan इनवर्स म्यूएस। फर्स्ट केस मैंने माना है इसका मास m1, इसका मास m2, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दोनों जगह सेम है, सेम फ्रिक्शन। ये इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि इंक्लिनेशन एंगल थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, थीटा से कम है, तो ध्यान रखना इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा, इसके और इसके बीच में कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, और इस ब्लॉक के नीचे का फ्रिक्शन फोर्स इतना होगा और इस ब्लॉक के नीचे का फ्रिक्शन फोर्स इतना होगा। ये ब्लॉक अपने ही फ्रिक्शन से रुका होगा, ये भी ब्लॉक अपने ही फ्रिक्शन से रुका होगा, इसके वजह से इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। सेकेंड, इफ थीटा इज ग्रेटर देन थीटा, मैं इस केस की बता रहा हूं कि अगर ये इंक्लिनेशन एंगल एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होता है तो क्या होगा, कंफर्म? तो दोनों को भागना है, ये भी भागेगा ये भी भागेगा इस केस में। और इस केस में जो एक्सेलरेशन आता है दिस इज नथिंग बट g sin थीटा माइनस म्यू के, अब फ्रिक्शन कोफिशिएंट किया जाएगा तो म्यू के म्यू m म्यू जी cos थीटा, दिस वन। दूसरा फ्रिक्शन फोर्स, ब्लॉक m1 के नीचे का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा दिस वन इज नथिंग बट म्यू के m1g cos थीटा, और F2 की जो वैल्यू आती है दिस इज नथिंग बट म्यू के m2g cos थीटा, और जो नॉर्मल रिएक्शन आता है इट इज अगेन 0। मतलब अगर अंडर सेम एक्सेलरेशन हम लोग चल रहे हैं, सेम एक्सेलरेशन अगर हम चल रहे हैं तो उस केस में चाहे एंगल ऑफ रिपोज से इंक्लिनेशन ज्यादा हो या कम हो, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। और मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूं। कैसे? देखना, अगर मैं एक काम करो ना, इतना तो कंफर्म है कि अगर थीटा इसका ज्यादा है एंगल ऑफ रिपोज से तो इसको ही भागना है, जब ये भागना शुरू करे तो ये भागना शुरू करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों साथ साथ जाएंगे कि दोनों अलग अलग जाएंगे, ये प्रॉब्लम आती है। तो ये ना ये प्रॉब्लम है कि साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो पता क्या करना चाहिए, हमेशा मानना चाहिए साथ जाएंगे। एजम्पशन शुरू करो इससे, नेचर चाहता है कि एक साथ जाए, हमेशा शुरू करो कि साथ जाएंगे। जब एक बार शुरू करो कि साथ जाएंगे तो साथ जाने का कंडीशन क्या होना चाहिए, कोई चीज साथ में जा रहा है इसलिए क्योंकि उसके बीच का नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव है या तो 0 है, नेगेटिव नहीं है। इफ नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स नेगेटिव इसका मतलब कांटेक्ट छूट जाएगा, 0 तक चलेगा बट नेगेटिव किसी हाल में नहीं आना चाहिए। नेगेटिव नॉर्मल रिएक्शन हो ही नहीं सकता, अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब कांटेक्ट को हटना ही पड़ेगा। तो वही चीज इसमें भी है, इसमें मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों साथ जाएंगे नहीं जाएंगे। आगे दिक्कत, मैंने मान लिया कि लेट्स एक साथ जाएंगे, भाई दो मानना है साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, साथ जाएंगे नहीं, कुछ तो मानोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। मैंने मान लिया साथ जाएंगे, मान लो साथ जाएंगे, जब साथ जाएंगे तो एबीडी बनाओगे, क्योंकि अगर ये ज्यादा हो गया है सिस्टम को तो भागना ही है। मान लो साथ जाएंगे तो इधर को नेट फोर्स क्या आएगा, m1g sin थीटा, इसका m2g sin थीटा, द नेट फोर्स इज m1g sin थीटा प्लस m2g sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, यहां का भी दोनों भाग रहे हैं, तो क्या आएगा म्यू माइनस म्यू cos थीटा माइनस म्यू m2g cos थीटा इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से देखो, यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, g sin थीटा कॉमन निकल रहा है यहां से, और m1 प्लस m2, और यहां से म्यू g cos थीटा कॉमन निकलेगा और m1 प्लस m2 से कट गया, इससे एक वैल्यू क्या आ गई, दिस इज g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा आ गई, यही वैल्यू मैंने यहां लिखी रखी है। अब n पता कर लेते हैं, n पता करने के लिए किसी एक ब्लॉक की विधि बनाओ, किसी एक ब्लॉक की विधि, चलो किसी एक ब्लॉक की विधि बनाते हैं, फिर इक्वेशन ये लिखते हैं किसी एक ब्लॉक की विधि पे। तो इधर क्या दिखाओगे, m1g sin थीटा और फ्रिक्शन, इसके बॉटम का फ्रिक्शन ये तो स्लाइड कर ही रहा है, तो इसका फ्रिक्शन क्यों नहीं यही होगा, म्यू m1g cos थीटा, और n अंदर को दिखाएंगे ना, अंदर को, फिर इस पे लिखो a बराबर m है, क्या लिखेंगे m1g sin थीटा माइनस म्यू m1g cos थीटा और दिस इज इक्वल टू प्लस n दिस प्लस दिस माइनस दिस बराबर मास m1
इनटू ये वाला एक्सेलरेशन लिख दो, ये वाला एक्सेलरेशन, तो ये जो जी साइन थीटा है इस m1 से मल्टीप्लाई करके इसको कट कर देगा, और m1 म्यू जी कॉस से मल्टीप्लाई करके इसको कट कर देगा, n बराबर आ गया 0, हो गया 0। एक्चुअल में ऐसा इसीलिए n 0 हो जा रहा है क्योंकि दोनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन आ रहा है ना एग्जैक्टली सेम आ रहा है, मतलब इसका भी एक्सेलरेशन इसका भी एग्जैक्टली सेम है, तो धक्का मारेगा ही नहीं। जब पीछे वाला धक्का ही नहीं मारेगा तो n कहां से आएगा, तो n नहीं आ रहा। तो आपको सेम फ्रिक्शन के केस में इस चीज को क्या करना है, इस कंडीशन को ध्यान रखना है कि मैं कैसे कैसे लिख रहा हूं। ओके, इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे ना यही सब बनेंगे, सीधे वैल्यू लिखना होगा। तो इस पे क्वेश्चन क्या कराना मुझे, तुम तो समझ ही रहे हो। मैं सिंपल बोलूंगा कि इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है, इसका 0.2 है, ठीक है, और इसका थीटा की वैल्यू दे दूंगा, पूछेंगे ऐसे बताता हूं। देखो एक सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, ऐसे देगा इसका मास है 4 kg, इसका मास है 6 kg, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ का म्यू है 0.2, यहाँ का भी 0.2, एंड दिस इंक्लिनेशन एंगल इज 37 डिग्री, 37 नहीं 30 डिग्री। गुड, पूछेगा फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। मैंने कहा ठीक, चलो बताता हूं। क्योंकि दोनों जगह फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सेम है तो मैं पहले एंगल ऑफ रिपोज निकालूंगा। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, थीटा आर इज tan इनवर्स म्यू एस, म्यू एस इज 0.2। ओके, इसको इधर भेजो, इसे क्या है tan थीटा आर इज इक्वल टू 0.2 tan थीटा आर। गुड, और इंक्लिनेशन एंगल थीटा tan थीटा इज tan 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री है ना, इट इज 1/√3। इस √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो √3/3, ये 1.7 समथिंग अपान 3 बनेगा, तो 3 छक्के 18, 0.6 के आसपास है। तो ये 0.6 है और ये वैल्यू 0.2 है, इसका मतलब आपने प्रूफ कर लिया कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर। इसका मतलब कि इंक्लिनेशन एंगल ज्यादा है एंगल ऑफ रिपोज से, तो ब्लॉक स्लाइड करेंगे, और स्लाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा, इट इज जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो जी कॉमन निकाल लो, और थीटा इज 30 डिग्री माइनस म्यू इज व्हाट 0.2 एंड कॉस 30 डिग्री, एंड दिस इज आंसर्स। और कोई पूछे एन को तो मुझे सोचना ही नहीं था, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सेम हो गया, एन हमेशा 0, एन 0। किसी को डाउट हो तो बताओ, इफ एनीवन फेसिंग डाउट टेल मी। सिंपल एप्लीकेशन है, इसमें कहता है, ये जेई मेंस में आ चुका है, ऐसे दिया था, ये पैराबोला है y वर्सेस x का, मतलब एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि इस तरीके से पैराबोल एंगल का इंक्लाइन प्लेन है, या ऐसा ऐसा। इसका इक्वेशन है y बराबर 4x², और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 2 के बराबर है। अब एक ब्लॉक को तुम्हें प्लेस करना है इस पे, तुम देखो फ्रिक्शन, ये इक्वेशन जो है 4x², इसका स्लोप ग्रेजुअली बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप जितना ज्यादा होगा उतना ही इस ब्लॉक को जब ऊपर रखोगे तो स्लिप कर जाएगा। भाई स्लोप ज्यादा है तो ब्लॉक को स्लिप करने के चांसेस ज्यादा है। तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट, up to block will be stationary, will be in rest।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बराबर ही एंगल होता है। मान लो इसको यहां पे रखोगे तो नहीं स्लिप करेगा, यहां पे मान लो यहां पे रखोगे तो नहीं स्लिप कर रहा, लेट्स यहां पे रखने पर स्लिप कर रहा, यहां पर रखने स्लिप कर रहा। तो यहां का जो छोटा सा स्ट्रिप है ये एक इंक्लाइन प्लेन की तरह से काम करेगा, और ये वाला एंगल इंक्लिनेशन एंगल का काम करेगा, थीटा। तो जिस वक्त ये थीटा की वैल्यू थीटा आर एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाएगी, उसके बाद अगर इसके ऊपर रख दिए स्लाइड कर जाएगा, दोनों जगह 10 लगा दो, दिस इज टेन थीटा आर, एंड टेन थीटा आर इज नथिंग बट 2, टेन थीटा आर इज नथिंग बट 2, और टेन थीटा इज नथिंग बट dy बाई dx। टेन थीटा में टेन थीटा स्लोप है ना, इस इक्वेशन का स्लोप dy बाई dx इज 2, डिफरेंशिएट कर दो dy बाई dx, इट इज 8x, देन व्हाट इज x, x इज 1/4, बट उन्होंने y कोऑर्डिनेट पूछा है, तो इस x कोऑर्डिनेट पे ये ब्लॉक स्लिप करेगा या करने की कंडीशन में होगा, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट इस x को उठा के यहाँ प्लेस कर दो, y इज 4 1/4 का होल स्क्वायर, नाउ वैल्यू इज 1/4 मीटर, तो दिस इज आंसर। तो 1/4 मीटर अगर ऊपर रखते हो तो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। एक सेकंड, ठीक है। एक क्वेश्चन है एकदम सिमिलर क्वेश्चन, एक और पूछता है, वो ऐसे कहता है, सैंड है, जब तुम छोटे बच्चे होगे ना, एक 1.5 साल के, तो तुम लोग क्या करते होगे, बालू समझते हो ना, सैंड लेके, सैंड ऐसे रख के, ऐसे खूब सैंड रखते होगे, तो सैंड का एक टीला बनता होगा, टीला मतलब कोन बनता होगा, कोन। अरे ऐसा नहीं किया तो अभी करके देख लो। तो सैंड को अगर तुम रखते हो तो एक ऐसा कोन बनता है, कोन। लेकिन ध्यान रखना, शुरू में कोन बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन बाद में सैंड रखते जाओ, सैंड रखते जाओ, सैंड रखते जाओ, सैंड। एक ऐसा टाइम आता है जब उस सैंड का एक पर्टिकुलर शेप आ जाता है, एक हाइट आ जाती है, एक रेडियस आ जाता है, उसके बाद अगर सैंड रख दो फिसल जाएगा, स्लाइड सरफेस से फिसलना शुरू कर देगा, मतलब अब वो फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो वही पूछता है कि इफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन sand particle is 0.2, then ध्यान रखना, अगर तुम्हें टीला ज्यादा से ज्यादा हाइट का बढ़ाना है तो उसका बेस तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा, तब हाइट बढ़ेगी। बेस कम करके तुम कहो कि नहीं हम टीला ज्यादा बड़ा बनाएंगे, बन ही नहीं पाता। देन फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ कोन एट रेडियस ऑफ 4 मीटर। 4 मीटर का कहां तुम बना पाओगे, तुम छोटे बच्चे हो। 10 सेंटीमीटर, इतने बालू घर पे कहां से आएंगे। सॉल्व करता हूं, कुछ नहीं करना, सेम काम, कौन बना लेंगे, बना लिया, एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। अब यही तो सैंड है, ये मान लो मैक्स, ये रेडियस आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्वेश्चन मेंशन 10 सेंटीमीटर, हाइट ये निकालना है, दिस हाइट इज h। अब क्या है कि मैक्सिमम हाइट तुमने बना लिया, अब क्या है कि ये भी तो सैंड के पार्टिकल है, ये भी तो सैंड के पार्टिकल है। अब अगला जब सैंड पार्टिकल यहां रखने जाओगे, अगला सैंड को, तो सैंड स्लिप कर जाएगा। क्यों, क्योंकि सैंड और इस सैंड, ये वाला सैंड का सरफेस फ्लैट है, एकदम फ्लैट है, इस पे तुम सैंड रख रहे हो, तो सैंड एक पार्टिकल, एक ब्लॉक की तरह से काम कर, वो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, इस सैंड पर स्लाइड कर जाएगा। तो क्यों स्लाइड कर रहा है, क्योंकि ये जो एंगल है थीटा, वो एंगल थीटा अब इस सैंड और इस सैंड के बीच का एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जा रहा है। और जब और सैंड रखोगे तो तुम इंक्लिनेशन को बढ़ाने की कोशिश करोगे, रेडियस नहीं बढ़ाना। अगर रेडियस तुम कांस्टेंट रख रहे हो और सैंड रखना चाहोगे तो फिर कौन ऐसा बनेगा, मतलब तुम इंक्लिनेशन एंगल बढ़ा रहे हो, तभी स्लिप करेगा। फिर दोनों के ऊपर टेन ले लो, तो टेन थीटा इज टेन थीटा आर, एंड टेन थीटा आर इज नथिंग बट 0.2, गुड,
और इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या आएगा h/10 इज 0.2। और चूंकि ये तो डायमेंशन लेस होती है, यूनिट लेस है, और इसका यूनिट सेंटीमीटर है, तो h का यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 सेंटीमीटर। तो आंसर इज 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर तुम घर पे प्रैक्टिकल करते हो तो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं बना सकते। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, और अगर नहीं डाउट है तो मैं तुम्हें नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन, जी एडवांस क्वेश्चन है। जी एडवांस उन्होंने क्या किया था, इसका पैटर्न 2 बार आ चुका मैट्रिक्स मैच में। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, और ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। मतलब μ2 is 0 and μ1 is mu and this angle is theta, ये लिखा हुआ था। ठीक है, मास m1 का अलग से लिख लो, हम लोग लिख ले रहे हैं बट उन्होंने लिखा नहीं था, मोस्ट प्रॉब्लम लिखा नहीं था। आंसर में तो कम से कम m1 m2 के टर्म ही दिया था, बट हम लोग अलग से कैलकुलेट कर ही लेते हैं। दिस वन म्यू की वैल्यू अलग से लिखो 0.1। कहा था फाइंड, मैट्रिक्स मैथ्स में था बट मैं अपने अकॉर्डिंग बना ले रहा हूँ। फाइंड फ्रिक्शन, स्पेशल मतलब सब फ्रिक्शन ही पूछी थी और कुछ नहीं, बट हम लोग और बढ़ाएंगे। फ्रिक्शन कॉमा एक्सेलरेशन कॉमा नॉर्मल रिएक्शन, बस कॉमन लगा के एंड कर दो, एंड नॉर्मल रिएक्शन। अब सॉल्व करना है इसको। तो मैंने क्या किया, दोनों जगह का ना फ्रिक्शन कोफिशिएंट अलग लगा गया। इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले लगाया था वो अब नहीं लगा पाऊंगा। अब वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, बेसिक से चलेंगे। तो बेसिक में क्या है, बेसिक में होगा या तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ भागेंगे या तो नहीं भागेंगे। और तुम्हें पता है भागेंगे तो एक ही साथ भागेंगे या तो नहीं भागेंगे, ये तय है। अलग अलग तो नहीं भागेंगे, इसलिए पीछे का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है। मतलब ये वाला एंगल थीटा कुछ भी हो, इसको भागना को भागना, ये वाला एंगल थीटा कुछ भी हो, इस ब्लॉक को भागना तय है। जब उस ब्लॉक को भागना तय है, लेकिन ये इसके नीचे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, तो एक तो सर्टेन थीटा में भागेगा ही नहीं। इसका मतलब कंफर्म है कि इस फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वजह से इसका एक्सेलरेशन हमेशा कम आएगा, आगे को हमेशा कम आएगा, इसका ज्यादा आएगा। जब पीछे वाले का ज्यादा आएगा तो वो आगे वाले को लगातार धक्का मारता रहेगा, धक्का मारता रहेगा, भागो भागो भागो। तो धक्का मारेगा या तो साथ जाएंगे, भागेंगे तो साथ साथ भागेंगे, और नहीं तो दोनों ही नहीं भागेगा। दोनों कब नहीं भागे जानते हो, जब ये इंक्लिनेशन एंगल बहुत ही कम हो, तो ये इसको धक्का मारता ही रहेगा, ये कहेगा बट रुको रुको, ठीक है। मतलब मैं 100% श्योर हूं, भागेंगे तो साथ में, नहीं तो दोनों जहां पे हैं वहीं पे चुपचाप बैठे रहेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अटेम्प्ट करते हैं। इसमें ऑप्शन बनाया था, ऑप्शन ये लिखा था पहला क्वेश्चन का, थीटा इज 1 सेकेंड, इस वैल्यू को चेंज करो ताकि कैलकुलेशन इजी हो सके।
37 0.7 ये है 37 डिग्री और अगला है 53 डिग्री। अब सोचना है, सोचते हैं। चलो पहला केस है, या तो दोनों साथ भागेंगे या तो भागेंगे नहीं। क्वेश्चन ये है या तो भागेंगे या तो भागेंगे नहीं। अब दोनों एक साथ आएगा ना, भागेंगे या भागेंगे नहीं, तो क्वेश्चन डील नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन डील तभी हो सकता है जब दोनों में से कोई एक एजम्पशन को तुम मानो और फिर उस पर वेरीफाई करो या उस पर कंट्राडिक्शन लगाओ, ये तभी हो सकता है। चलो ये अच्छा, ये ना दिमाग के अंदर रट लो कि जब भी तुम्हारे सामने ऐसा है, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, मतलब तय है कि उन तीनों को एक साथ तो तुम कर ही नहीं सकते। तुम क्या, मैं नहीं कर सकता, तो कैसे होगा? एक एक करके। अच्छा ये होता तो इक्वेशन लिखो, फिर उस पर देख चेक करो कि वो तुमने माना वो सही कि नहीं। अगर कंट्राडिक्शन आ गया, अच्छा ठीक, ये हट गया, फिर दूसरा, फिर से चेक करो, ये भी हट गया, तो तीसरा हर हाल में होगा। तो तीसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो होगा ही होगा। वही चीज यहां पे भी है। मैंने कहा या तो ये साथ रहेंगे या तो साथ भागेंगे, साथ रुके रहेंगे या तो भागेंगे। तो सिस्टम पहले क्या चाहता है, नेचर पहले ही चाहता है कि रुके रहो, तुम रुके रहो। पहला सॉल्व करने जा रहा हो, रुके रहो। तो एजम्पशन माना, एजम्पशन ना इन जनरल शुरुआत से माना जाता है। सिस्टम शुरू में क्या चाहता है, नेचर, भगवान, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन पहले तो मानो क्या एजम्पशन ही है, सिस्टम रुका रहेगा। मतलब एजम्पशन तुम मान के चल रहे हो रेस्ट में, तो रेस्ट में तो इसकी विडी बनाओ, पूरे सिस्टम की विडी एक साथ बना लो। तो जब पूरे सिस्टम की विडी एक साथ बनाओगे तो इधर का फोर्स क्या दिखाओगे, m1 प्लस m2 जी साइन थीटा, और यहां का फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, F। और याद करो मैं कहा था ना, फ्रिक्शन फोर्स के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं। तो इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है इसके सरफेस पे, कितनी आएगी, लिख लें यहाँ पे, ये आएगी म्यू m1g, म्यू m1g कॉस थीटा। इसका वेट सिस्टम जब मानोगे तो इसके बीच का नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल तरह से गायब हो जाएगा, और इस दोनों के सिस्टम का वेट इस डायरेक्शन में आएगा, इसके बराबर। और फ्रिक्शन यहाँ पे तो आएगा नहीं, सिर्फ यहाँ पे आएगा पीछे को, जो कि इसके बराबर है। अब मैंने कहा अगर ये वाला फोर्स इससे कम है तो ये वेरिफिकेशन सही है, रेस्ट में ही रहेगा। नेट इधर का फोर्स इधर के मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम है तो सिस्टम रुका रहेगा। गुड। रेस्ट का कंडीशन है क्या, कि दिस m1 प्लस m2g साइन थीटा इज लेस देन म्यू m1g कॉस थीटा। जी एक कम जी कट जाएगा, m1 प्लस m2 कितना आएगा, सब ब्लॉक्स रेस्ट में पहले से, क्या इनिशियली ब्लॉक्स रेस्ट में। हाँ, मैं रेस्ट को वेरीफाई कर रहा हूँ कि रेस्ट में होने के लिए क्या होना चाहिए। ये सिस्टम रेस्ट में तो कब ब्लॉक रहेगा, जब इधर का फोर्स यहाँ के फ्रिक्शन से कम होगा। से इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा फिर। सही कह रहा हूँ। तो m1 प्लस m2 कितना आएगा, 10, तो 10 इट इज साइन थीटा लेस देन म्यू इज 0.7, 0.7, this is cos theta, then what is tan theta, tan theta is less than equal to 0.07। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल इससे कम है तो ब्लॉक रुका रहेगा। तो अब देखो पहले ऑप्शन में क्या था, पहले ऑप्शन में था कि थीटा इज 37 डिग्री, तो tan 37 डिग्री क्या आएगा, 3/4, गड़बड़ हो गया, भागेगा, क्योंकि 37 की जो वैल्यू है वो थीटा से ज्यादा है। ठीक है सर m1 की वैल्यू पुट करना भूल गए थे, m1 की वैल्यू 4 पुट ओके, करना था। m1 की वैल्यू 4 प्लेस करना भूल गया ना, तो यहाँ 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, तो बनेगा 2.8, रुको 0.28 बनेगा टोटल, जब 0.28।
ठीक है, तो 3/4 7.75 आ गया, मतलब ब्लॉक को भागना है, और 53 पे भी तो और भागेगा, दोनों पे मूव करेगा, मतलब वो मूव करेगा। सेकेंड पार्ट में ना थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे, एंगल को चेंज कर लेते हैं ताकि हम दूसरा भी समझा सकें ऑप्शन को। 0.28 है ना, 30 की 10 30 को 1/√3 तो क्या होता है, थीटा इज 10 डिग्री। अच्छा, उन्होंने 10 डिग्री ऑप्शन 5 डिग्री ऑप्शन में दिया था, लेकिन 5 डिग्री की वैल्यू दे रखी थी, इस पे तो मूव करेगा फर्स्ट पार्ट, ये मूव करेगा। तो कोई पूछे जब भागेंगे तो साथ भागेंगे, तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या लिखोगे तुम, नेट फोर्स माइनस दिस फोर्स इक्वल्स टू टोटल मास, मतलब एक्सेलरेशन लिखोगे m1 प्लस m2 इज 10 g साइन थीटा माइनस म्यू m1 g कॉस थीटा। म्यू क्या है 0.7 और m1 क्या है 4, तो 2.8, तो 2.8 g cos थीटा इक्वल्स टू टोटल मास 10 into a। आगे यहां से एक्सेलरेशन समझ लोगे, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन कर दिया। टोटल मास इसलिए क्योंकि तुम सिस्टम मान के चल रहा हो। आगे तो इससे तो एक्सेलरेशन मिल गया, ये वाला आंसर। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इसके नीचे फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा और इसके नीचे का फ्रिक्शन फोर्स तो यही है। आगे फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन, अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, एक ब्लॉक केबीडी बनाएंगे, पीछे वाले केबीडी बना लो। जब पीछे वाले केबीडी बनाओगे एबीडी, तो m2g साइन थीटा इधर दिखाओगे, तो n ऐसे दिखाना, एक्सेलरेशन इधर है ना, तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन है नहीं पीछे वाले पे, तो इस पे क्वेश्चन क्या लिखोगे, m2g साइन थीटा माइनस n बराबर m2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ से आएगा, यहाँ से उठा के कहाँ प्लेस कर दो, यहाँ रख दो, n आ जाएगा। सेकेंड पार्ट 10 ऑफ 10 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये मुझे नहीं पता कि वैल्यू कितनी होती है, 10 ऑफ 10 की वैल्यू कोई बता सकता है क्या? 10 ऑफ 10 डिग्री की वैल्यू। हाँ सर क्वेश्चन में आपने लॉजिकली ये चीज बोली है कि जो दोनों का एक्सेलरेशन है वो सेम होगा, बट अगर हमें मास का सेकंड ऑप्शन है, सेकंड सर वो ऑप्शन 3 वेरिएबल्स आएंगे, उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों तो इक्वेशन पहले, है। जब मैं कह रहा हूँ कि सॉल्व हो जाएगा, लंबा पड़ेगा तो हो जाएगा। a1 a2 मान के सॉल्व करो, वो प्रूफ a1 a2 मानोगे तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा ना कि a1 ज्यादा है कि a2 ज्यादा है। तो जब तुम इस पे जाओगे तो फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन कॉमन सेंस, कि तुम्हारा दिमाग किस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, तभी तो कैलकुलेशन जल्दी होगा। अगर तुम अजीब अजीब चीजें मानते रहोगे तो कैलकुलेशन बड़ा होगा और बार बार तुम्हें कंट्राडिक्शन दिखाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे पहुंचोगे इसी रिजल्ट पे। भाई इसको किसी ने a1 मान लिया, इसको किसी ने a2 मान लिया, तो पहली बात यह है तुम्हें जानना पड़ेगा कि a2 ज्यादा है कि a1 ज्यादा है। तो कंफर्म है कि a2 की जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी, आनी ही चाहिए, क्योंकि इसके नीचे फ्रिक्शन नहीं है ना, तो स्लाइड जल्दी करेगा और ये धीरे धीरे भागेगा, तो इसको धक्का मारता रहेगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन आता ही रहेगा, a1 a2 बराबर जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर तुम ये मान लेते हो कि इसका a1 इसका a2 है, ठीक है, अलग अलग तुम मानते हो, और मानते हो पहला केस क्या मानोगे कि a1 कम है a2 ज्यादा है, मतलब एक अजीब सा क्वेश्चन तुम अभी पूछ रहे हो। ठीक है, ये 10 ऑफ 10 डिग्री की वैल्यू तो निकाला था, 0.17 समथिंग था, इसका मतलब ये वैल्यू तो कम आ गई, ये तो वैल्यू इस वैल्यू से 0.28 से कम आ गई। इसका मतलब इस केस में ये ब्लॉक रेस्ट करेगा, मतलब एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का क्या आएगा, जीरो आएगा। अब पता करना फ्रिक्शन फोर्स, ये जो फ्रिक्शन फोर्स अब की बार आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा, अब ये तो पूरा पूरा फोर्स इतना ही रहेगा, m1 प्लस m2 g साइन थीटा। तो अगर इस सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 है तो नीचे का जो फ्रिक्शन आएगा वो फ्रिक्शन इसी को बैलेंस करेगा, तभी जाके इस सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 हो पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स आना चाहिए वो स्टैटिक नेचर का होना चाहिए और बराबर होना चाहिए m1 प्लस m2 g साइन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि इतना फोर्स जब पीछे को लगेगा तभी जाके इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और थीटा इतना कम है कि वाली वैल्यू कम हो जाएगी और फ्रिक्शन यहाँ का इसको एडजस्ट कर लेगा। और कैलकुलेट करोगे ना तो ये जो वैल्यू आएगी ये फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है
म्यू m1g cos थीटा, उससे वैल्यू कम आएगी कैलकुलेशन। ये कॉमन सेंस जस्टिफाई कर रहा है, तो ऐसा होना चाहिए। अब बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की। जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इसके बीच का, इधर का फोर्स क्या है, एमओ, कौन सा ब्लॉक है, m2 है, दिस इज m2g sin थीटा। अब फ्रिक्शन पीछे की ओर, फ्रिक्शन था ही नहीं इस ब्लॉक पे, m2 वाले ब्लॉक पे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। n पीछे दिखा दो, इस सरफेस से n ऐसे दिखा दो। तो m2 वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन नहीं होगा, m2g sin थीटा, और यहां से n आएगा। और चूंकि सिस्टम रेस्ट पे तभी रह सकता है जब n इसको बैलेंस करेगा। n इज इक्वल टू m2g sin थीटा, एंड दिस इज आंसर। ये और ये तो इस एंगल पे फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ इस ब्लॉक पे आएगा, और वो इन दोनों को वेट के इस कंपोनेंट को बैलेंस करेगा। पहला एक्सेलरेशन सिस्टम का 0 होगा। तीसरा, ये इस पे जो n लगाएगा उस n की वैल्यू इसके वेट के इस कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, और जितना ये इस पे लगाएगा इधर, उतना ये भी इसके ऊपर इधर लगाएगा। और इसीलिए यहाँ के फ्रिक्शन को इसके वेट को भी और इसके नॉर्मल रिएक्शन को भी बैलेंस करना पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ का जो फ्रिक्शन है इन दोनों के सम के बराबर आ रहा है। अब मुझे बताया जाए, किसी को कोई डाउट है तो टेल मी, एनीवन हैव एनी डाउट?